नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। मायावती सरकार में सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक यशपाल सिंह के घर पर आयकर विभाग के छापे से पूरे यूपी के बिल्डर्स और भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वजह साफ है, कुर्सी पर रहते हुए यशपाल त्यागी ने सैकड़ों जमीनें बिल्डर्स और दूसरे खरीदारों को मुंह मांगे दामों पर बेची। बदले में अरबों रुपयों की रिश्वत भी कमाई। उनकी इस कमाई पर आयकर विभाग की नजर शुरू से ही थी और जैसे ही यूपी में सरकार बदलने के बाद योगी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की, यशपाल सिंह निशाने पर आ गए। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तराखंड में तैनात यूपी के एक अफसर के साथ, जिसने 30 साल में 600 करोड़ की संपत्ति कमा ली। इसी पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, घेरे में भ्रष्टाचारी। आयकर विभाग के अफसर पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मलाईदार माने जाने वाले विभागों के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। आयकर विभाग ने इन अफसरों के पास अकूत संपत्ति का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई दंग हो जाएगा। मायावती सरकार के ताकतवर अफसर यशपाल त्यागी ने बिल्डरों से न सिर्फ पैसे कमाए, बल्कि 300 बिल्डर की कंपनी लेवेंडर इंफ्रा प्रोजेक्ट से होटलों में भागीदारी भी कर ली। यशपाल लेवेंडर प्रोजेक्ट की कंपनी में 37% के हिस्सेदार भी बन बैठे। 200 करोड़ का त्यागी। ये बंगला है मायावती के कार्यकाल में नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी रहे यशपाल त्यागी का। त्यागी के पास अरबों की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स ने गुरुवार को नोएडा के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के घर, ऑफिस समेत 4 ठिकानों पर छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी के दस्तावेज हाथ लगे हैं। त्यागी पर आरोप है कि जब वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ओएसडी थे तो उन्होंने बिल्डर्स को मनमाने ढंग से जमीनें आवंटित की और बदले में उनसे फायदा लिया। गुरुवार सुबह से इनकम टैक्स विभाग नोएडा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने सेक्टर 50 के B100 स्थित त्यागी के घर पर छापा मारा। कार्रवाई देर शाम तक चली। दूसरी टीम ने सेक्टर 15A में उनके पार्टनर के घर छापे मारे। तीसरी टीम ने गाजियाबाद स्थित त्यागी के ऑफिस में और चौथी टीम ने दिल्ली में उनकी कंपनी के डायरेक्टर के यहाँ छापेमारी की। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सेक्टर 67 स्थित ऑफिस में भी देर शाम रेड पड़ी। त्यागी का तिलिस्म। त्यागी की कमाई के तमाम जरिए थे। त्यागी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया थे बिल्डर। बिल्डर्स को सिर्फ 10% रकम जमा कराने पर अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ये नियम तब लागू हुआ जब यशपाल त्यागी 2007 में नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी बनकर आए थे। इससे पहले नोएडा में 30% रकम देने पर ही प्लॉट का आवंटन होता था। स्कीम में ये सुविधा भी दी गई थी कि 10% रकम जमा कराने के बाद न सिर्फ लीज डीड कराई जा सकती है, बल्कि बिल्डर इन प्लॉट को छोटे छोटे टुकड़ों में भी बेच सकते थे। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बेनामी कंपनियां बनाकर कुकुर मुत्ते की तरह उगे बिल्डर यशपाल त्यागी की इसी पॉलिसी की देन है। इसकी वजह से तीनों अथॉरिटी के 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंस गए हैं। हालत ये हो गई है कि कई बिल्डर पिछले 5 से 7 साल में अपने प्लॉट पर एक ईंट भी नहीं लगा पाए हैं। अथॉरिटी ने 6 से लेकर 25 साल तक कंप्लीशन तक के प्रोजेक्ट्स को थोक में जमीन अलॉट की। आनन फानन में फार्म हाउस स्कीम। 2008 में फार्म हाउस की स्कीम के लिए जमीन नहीं थी। इससे पहले स्कीम निकाल दी गई। इंटरव्यू के आधार पर अलॉटमेंट किए गए। स्कीम के सिर्फ 5 दिन में ही सब कुछ तय कर लिया गया। इस टीम के मुखिया यशपाल त्यागी ही थे। फार्म हाउस के लिए जमीन ढूंढी जाने लगी थी। रेट 3200 रुपए वर्ग मीटर तय किए गए। तब अथॉरिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर आपत्ति जताई। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फार्म हाउस लैंड की लागत ही 5000 रुपए वर्ग मीटर बताई थी। ये सब ओपन एंडेड स्कीम में हुआ। इस स्कीम में लगभग 155 फार्म हाउस आवंटित हुए थे। तब बीएसपी से जुड़े गाजियाबाद के एक बिजनेसमैन को 42 फार्म हाउस अलॉट हुए थे। इसमें कई फार्म हाउस कॉर्पोरेट ग्रुप को उनके दफ्तर के सामने तक आवंटित कर दिए गए। इतना ही नहीं, उन्हें मर्जर तक की इजाजत दी गई। यानी पैसे लेकर त्यागी ने लगातार अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। ये भी साफ है कि इस दौरान त्यागी अकेला नहीं रहा होगा और त्यागी के साथ जरूर बड़े अफसर भी शामिल होंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस में भी गड़बड़ी। 2008 में ही नोएडा में ओपन एंडेड स्कीम के तहत करीब 300 कॉर्पोरेट ऑफिस की स्कीम लाई गई। इस स्कीम में आनन फानन में आवेदन मांगे गए। गिने चुने चेहरे जिन्होंने फार्म हाउस लिए, उन्होंने ही कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अप्लाई कर दिया। सस्ती दरों पर हुई जमीन के जब आवंटन का सवाल उठा तो अथॉरिटी ने अचानक कॉर्पोरेट ऑफिस की पॉलिसी में चेंज करते हुए रेट बढ़ा दिए थे।
बेटे को विधायक बनाना चाहता था त्यागी। यूपी एसआईडीसी में पूर्व ज्वाइंट एमडी और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी ने हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को बीजेपी का टिकट दिलाने के लिए काफी जोर आजमाइश की थी। ये जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि एक योग गुरु ने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनके बेटे को टिकट दिलाने की पैरवी की थी। हालांकि टिकट यशपाल के बेटे के बजाय उनके भतीजे को मिल गया और वो चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। यशपाल त्यागी के बड़े भाई बीएसपी और एसपी दोनों ही सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। साफ है, यशपाल त्यागी ने नोएडा अथॉरिटी की काली दुनिया में ऐसा जाल बिछा रखा था जिसमें अभी कई और नाम सामने आएंगे। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दरअसल यशपाल त्यागी की कहानी भी हैरान कर देने वाली है। त्यागी ने भी पूर्व भ्रष्ट अफसर यादव सिंह की तर्ज पर तमाम कंपनियां बनाई और हजारों करोड़ की रिश्वत कमाई। आप भी देखें यशपाल त्यागी के काले कारोबार का काला सच। नोएडा अथॉरिटी में किस कदर खुलेआम लूट मची है, इसके एक ताजा नमूने हैं यशपाल त्यागी। सत्ता की गोद में बैठकर अफसर किस कदर मलाई खाते हैं, उसका एक नमूना है यशपाल त्यागी। बड़े भाई समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की सरकारों में मंत्री रहे। त्यागी का रसूख इतना था कि वो जो चाहते थे वो अथॉरिटी के जरिए करवा लेते। आयकर विभाग की जांच टीम को यशपाल त्यागी के नाम 22 कंपनियों की जानकारी मिली है। उनके बैंक खातों में 150 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया है। गड़बड़ी का आलम देखिए, उनके घर के बाहर उनके नौकर की नेम प्लेट लगी मिली। आयकर विभाग ने नोएडा प्राधिकरण में 2007 से 2012 तक ओएसडी रहे यशपाल त्यागी के सेक्टर 50 स्थित घर, सेक्टर 15A और सेक्टर 127 के कॉर्पोरेट कार्यालयों पर छापा मारा था। शुक्रवार को भी ये कार्रवाई जारी रही और पिछले 72 घंटों से लगातार तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच में आयकर विभाग की टीम को पता चला कि त्यागी अपनी काली कमाई को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते थे। सूत्रों के मुताबिक त्यागी के नाम गाजियाबाद में बेनामी पेट्रोल पंप है। त्यागी कंपनियां बनाने में भी मास्टरमाइंड रहे हैं। यशपाल त्यागी ने एक नहीं, दो नहीं, 22 कंपनियां या तो खड़ी की या उनमें हिस्सेदारी की। त्यागी ने इन कंपनियों में अपने बेटे, बेटी, पत्नी और सगे संबंधियों को भी शेयर धारक बना दिया। अथॉरिटी में रहते हुए भी ये अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। उनकी विदेश में भी बेनामी संपत्ति हो सकती है। त्यागी ने यशेल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई और इस कंपनी का गोवा के हॉलिडे इन नाम के 5 सितारा होटल में 33,78,000 शेयर अपने नाम कर लिए। ये शेयर कंपनी की करीब 37% हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसी कंपनी के हरिद्वार में भी होटल है। साथ ही त्यागी ने ग्रेटर नोएडा के निजी विश्वविद्यालय में भी साझेदारी की जानकारी मिली है। संपत्ति में त्यागी का कितना हिस्सा है, इसकी जांच हो रही है। आइए अब नजर डालते हैं इस केस में अब तक क्या हुआ। जांच अधिकारियों ने इस धन कुबेर की अरबों की संपत्ति होने का दावा किया है। आयकर विभाग की टीमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये संपत्ति कहां से खरीदी गई है। आयकर विभाग की टीमों ने इसे धन कुबेर के 5 ठिकानों, सेक्टर 50 स्थित कोठी, सेक्टर 15A में 3 प्रॉपर्टी, सेक्टर 127 दफ्तर, सेक्टर 67 में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कॉर्पोरेट दफ्तर, सेक्टर 50B ब्लॉक स्थित कोठी में छापेमारी की। जांच अधिकारियों के मुताबिक जांच में यशपाल त्यागी के 2 होटल, जिनमें एक रेडिसन ब्लू होटल हरिद्वार, दूसरा होटल कंट्री इन होटल गोवा के अलावा यमुना एक्सप्रेसवे स्थित नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मिली है। अधिकारियों की माने तो त्यागी के बैंक खाते में करीब 60 करोड़ और एक कंपनी में 50 करोड़ रुपए मिले हैं। विभाग को ये भी जानकारी मिली है कि त्यागी ने सेक्टर 154 में औद्योगिक प्लांट भी त्यागी ने खरीदे थे। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की शिकायत पर टीम ने छापेमारी की तो पता चला कि त्यागी की ऑडी कार में खुफिया संदूक छिपा कर रखा है। उसमें अपने सभी संपत्तियों के दस्तावेज छिपा कर रखे थे। त्यागी पूर्व बीएसपी सरकार 2007 से 2012 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के ओएसडी थे। वो समाजवादी सरकार में भी इसी पद पर तैनात रहे। हालांकि विभाग त्यागी की विदेशों में भी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और दर महज 1.25 लाख रुपए वेतन पाने वाले राजकीय निर्माण निगम के जीएम शिव आशा शर्मा ने 30 साल की नौकरी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जुटा ली।
जीएम के यहां से मिले कागजों की जांच पड़ताल और लॉकरों को खंगालने का काम भी शुरू हो चुका है। आयकर अधिकारी खुद चौकन्ने हैं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। अगर वो तनख्वाह से 1 रुपए भी ना खर्च करते तो 600 करोड़ की संपत्ति बनाने में उन्हें तकरीबन 400 साल लग जाते। देहरादून में आयकर की जांच जारी है। आयकर अधिकारियों की टीम ने बैंकों के लॉकर खोलने के अलावा घर, फार्म हाउस, कार्यालय से बरामद दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक शिव आश्रय शर्मा के आलीशान फार्म हाउस से 7 करोड़ की डील के दस्तावेज मिले हैं। आयकर विभाग ने शिव आश्रय शर्मा के अलावा हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क यानी HNN न्यूज चैनल संचालक और ठेकेदार अमित शर्मा के ठिकानों से भी कई अहम दस्तावेज हासिल किए। अब इनकम टैक्स की टीम पता कर रही है कि इस डील के लिए कहां से रुपए आने थे, डील में कितनी रकम दी गई और डील रद्द होने के बाद कितनी रकम लौटाई गई और ये रकम किसे दी गई। जांच टीम इस डील से संदिग्ध लेन देन की कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। 400 करोड़ की कमाई। आकलन किया जाए तो एक कर्मचारी जिसका वेतन 1.25 लाख रुपए महीना है, अगर अपने वेतन से 1 रुपए भी खर्च नहीं करता है तो उसे 600 करोड़ की संपत्ति बनाने में 400 साल लग जाएंगे। लेकिन जीएम ने ये काम महज 30 साल की नौकरी में ही पूरा कर लिया। घोषित आय से होगा मिलान। आयकर ने छापे में जो कागजात कब्जे में लिए हैं, उनसे शिव आश्रय शर्मा और अमित शर्मा की संपत्ति का अलग अलग आकलन किया जाएगा। फिर इसका मिलान दोनों की ओर से आयकर रिटर्न में घोषित आय से किया जाएगा। इनकम टैक्स इसी आधार पर कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर अघोषित संपत्ति का पता लगता है तो इसमें बेनामी संपत्ति तक का मुकदमा होगा। HNN चैनल में निवेश। आयकर सूत्रों के मुताबिक HNN न्यूज चैनल में भी 25 करोड़ रुपए का निवेश अलग अलग माध्यमों से किया गया। इनकम टैक्स विभाग को छापे में कई ऐसे लेन देन और निवेश से जुड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं। इनकम टैक्स ने अपने आकलन में पाया कि न्यूज चैनल के देहरादून स्थित स्टूडियो में 25 करोड़ से ज्यादा की रकम लगाई गई। ये स्टूडियो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ। अब जांच की जा रही है कि इसमें किस किस माध्यम से रकम लगी। कई नौकरशाह भी इनकम टैक्स के जांच के दायरे में हैं। इनमें चर्चित रिटायर वरिष्ठ नौकरशाह के अलावा सिडकुल और दूसरी निर्माण एजेंसी से जुड़े अफसर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन अफसरों ने पत्नी और कारोबारियों को शर्मा के कारोबार में शामिल किया था। फर्जी FD लगाने का भी खुलासा। आयकर अधिकारियों को ऐसे कागजात भी हाथ लगे हैं जिसमें ठेके लेने के लिए बैंकों की फर्जी FD के कागजात लगाए गए हैं। आयकर अधिकारी ऐसे संदिग्ध FD की जांच बैंक से कराने की तैयारी में हैं। बेटे के नाम जमीन। शिव आश्रय शर्मा गलत तरीके से कमाए धन से ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। 2015 में जीएम ने अपने बेटे के नाम से देहरादून के पास औद्योगिक क्षेत्र में 5 बीघा जमीन खरीदा, लेकिन उसके कागजात नहीं दिखा सका। वहां 1500 स्क्वायर फीट में एक अत्याधुनिक जिम बना हुआ है, जबकि गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल का निर्माण जारी है। लॉकर से मिला कैश। इसके अलावा एक लॉकर, 40 लाख रुपए कैश और लगभग 2 किलो के आभूषण भी मिले हैं, जिन्हें सीज कर दिया गया है। शर्मा ने काली कमाई से परिवार के सदस्यों के नाम से अचल संपत्तियां खरीदी। इनमें देहरादून में 100 एकड़ के फार्म हाउस के अलावा कई शहरों में बड़ी जमीनें हैं। उनके परिवार के पास रेंज रोवर, ऑडी, BMW मिली है। शर्मा की ये काली कमाई अब आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर उन्हें जेल भिजवाने के लिए काफी है। आकांक्षा सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, APN। काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे धन कुबेरों पर बेहद सख्त है। पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि ऐसे और भी धन कुबेर मौजूद हैं और उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। सूबे के पूर्व DGP KL गुप्ता का साफ कहना है कि योगी सरकार का आगाज तो अच्छा है और अगर ऐसा ही बना रहा तो बेहतर होगा। इन तमाम मुद्दों पर पूर्व DGP से बात की हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन अगर पूरे तालाब में गंदी मछली इकट्ठा हो जाए तो फिर क्या कहना है, उसमें साफ मछली किधर जाएगी। यशपाल त्यागी, केशव लाल, यही वो 2 मछलियां हैं जिन्होंने पूरे तालाब को गंदा किया है और लगातार ऐसी मछलियों को ढूंढा जा रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने वाला मौजूद हैं पूर्व DGP KL गुप्ता साहब। गुप्ता जी, आप एक लंबे अरसे तक DGP रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, पुलिस में रहे।
जो करप्ट अधिकारी होते हैं उनकी पहचान तो होती है लेकिन एक्शन नहीं होता, कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को आप? अभी देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम लोगों के टाइम में तो 2-4 गिने चुने करप्ट अधिकारी होते थे, उनको लोग पॉइंट आउट कर लेते, ये है करप्ट, चाहे आईएएस में चाहे आईपीएस में हो। बाई एंड लार्ज दे वर ऑल ऑनेस्ट। वो जैसे दाल में नमक के बराबर एक दो मिल जाते थे। मोस्टली टैक्सेशन डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करप्शन की शिकायतें आती रहती थी, इन सर्विसेज में नहीं आती थी, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब तो कोई अछूता बचा नहीं है। अब दाल में नमक की जगह नमक में दाल डाले रहते हैं लोग बाग। और जो अभी रिकवरीज दिखी हैं कल आज में आपने देख रहे हैं, एक सेल टैक्स के अधिकारी हैं, एक ओएसडी थे नोएडा में, एक निर्माण निगम को आपने बोला नहीं, वो निर्माण निगम देहरादून में 600-700 करोड़। यानी ऐसा लगता है कि कुछ काम ये लोग कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ दिन रात पैसा कमाने में लगे हुए थे। क्या इनके उच्च अधिकारी आंख मूंदे हुए थे या इसमें शेयर ले रहे थे, मंत्री से लगा के संतरी तक नीचे तक? कोई नोटों के गड्डियों में सो रहा है, कितने फार्म हाउसेज हैं। अब सर क्या देखते हैं, धर पकड़ मची हुई है, क्या शुरुआत है, आगाज है, अंजाम? यही तो कह रहे हैं, अभी 1 महीना हुआ है। अगर ये टेम्पो बना रहा साल 2 साल तब तो बहुत सुधार आएगा। और अगर जैसे होता है इनिशियली गवर्नमेंट आती है तो कुछ दिखाना चाहती है, अगर वैसे शो ऑफ करने के बाद छोड़ दें तो फिर वहीं लिप्त हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में बड़ा मुश्किल है कहना कि ये कब तक टेम्पो चलाएंगे। तो सर कहा जा सकता है कि जो करप्ट अधिकारी थे उनमें अब भगदड़ मच गई होगी, उनको परेशान होना शुरू हो गए होंगे वो लोग? नहीं, थोड़ा बहुत डर तो हुआ है, पर और थोड़ा जैसे बताया ना, अभी ये शुरुआत ही 3-4 हुए। हर आदमी, अब ये तो देखो हमाम में सब एक जैसे मिलेंगे। जब बताया ना कि ये निर्माण निगम का जनरल मैनेजर मिला तो एमडी क्यों नहीं होगा, ये मंत्री क्यों नहीं होगा, या उनका पीडब्ल्यू का सेक्रेटरी क्यों नहीं होगा? वो सबको देखो आप, उसमें उनके पास और ज़्यादा होगा। मतलब आप ये मानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, योगी की जो सरकार है, उसमें इच्छा शक्ति है करप्शन लड़ने की? अभी तो यही लग रहा है मुझको। बहुत अच्छा है, मैं बताया योगी जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, ऊपर तक ले जाएं। अगर मान लो आपने जेई उसको पकड़ा है निर्माण निगम के उसको, तो यहाँ भी है तमाम, एलडीए है, जीडीए है, नोएडा है, ये 4-5 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में बाबू अरबपति हैं। बाबू से कितना लैंड में घपला करते हैं, तो यही शुरू करें। वीसीज वगैरह जो हैं, खैर वो तो बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत ज़्यादा है, तो बाबू यहाँ के सब अरबपति हैं, करोड़पति से कम तो कोई है ही नहीं। जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी 4-5 है जहाँ ज़्यादा लैंड का काम है, एलडीए है, नोएडा है, जीडीए है, कुछ केडीए वगैरह भी, और उनमें हर जगह अपना अपना लेवल है। यहाँ कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ सो मच, और स्टेक्स अधिकारी लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, स्टेक्स आर सो हाई, यहाँ बहुत करप्शन है। तो इसमें आपको जो ये 4-5 ये ध्यान दें, डेवलपमेंट अथॉरिटी में और टैक्सेशन डिपार्टमेंट तो पहले से बदनाम है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इन सब में और एक्शन लें, और एक्शन लें। तो ये थे केएल गुप्ता साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगाज़ तो अच्छा है, बस शर्त ये है कि अंजाम तक भी पूरी कवायद पहुँचे तो फिर बात बने और फिर तालाब साफ हो सके, गंदी मछली बाहर निकल सके। कैमरामैन मन्ना के साथ खुर्रम निजामी, एपीएन, लखनऊ। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की गिरफ्तारी की खबर भी पिछले साल खूब सुर्खियां बनी थी। यूपी में चाहे किसी की भी सत्ता रहे, यादव सिंह का सिक्का हमेशा चलता रहा। पिछले साल यादव सिंह पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता रहा, लेकिन ना तो नोएडा अथॉरिटी ने और न ही तत्कालीन अखिलेश सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया। आखिर में जांच सीबीआई को सौंपी गई तो यादव सिंह की कुर्सी हिलने लगी। आखिर सीबीआई ने लंबी छानबीन के बाद पिछले साल 3 फरवरी को गिरफ्तार कर ही लिया और कहते हैं कि यादव सिंह के पास हजारों करोड़ की काली संपत्ति बरामद की गई। पिछले साल यादव सिंह की गिरफ्तारी ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी पर मोहर सी लगा दी है। जब तक आप यादव सिंह की पूरी कहानी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक यादव सिंह पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। छापेमारी में 2 किलो सोना, 100 करोड़ के हीरे, 10 करोड़ कैश के अलावा कई दस्तावेज मिले। 12 लाख रुपए सालाना की सैलरी पाने वाले यादव सिंह और उनका परिवार 323 करोड़ की चल अचल संपत्ति का मालिक बन बैठा। इसके बाद ही यादव सिंह से पूछताछ शुरू हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा और यादव सिंह के आगे बढ़ने की कहानी करीब एक है। वक्त के साथ नोएडा यूपी का सबसे महंगा शहर बना और यादव सिंह पर सबसे भ्रष्ट अधिकारी होने का आरोप लगा। 1976 में नोएडा अथॉरिटी का गठन किया गया और एक नया शहर बसाने के लिए बेरोजगारों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। यादव सिंह डिप्लोमा धारक इंजीनियर था और उसे अथॉरिटी में नौकरी मिल गई। 1995 तक यादव सिंह को भी 2 प्रमोशन मिल चुके थे, यानी वो पहले जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर से प्रोजेक्ट इंजीनियर बन चुके थे। 1995 में यादव सिंह को असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर से प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर प्रमोशन दिया गया, जबकि यादव सिंह के पास सिर्फ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था। नियम के हिसाब से इस पद के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक यादव को बिना डिग्री के प्रमोशन दिया गया, इस हिदायत के साथ कि वो अगले 3 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ले।
यादव सिंह को राजनीतिक सरपरस्ती भी खूब मिली, सत्ता किसी की भी रही, उनका बाल बाका ना हुआ। आयकर विभाग ने यादव सिंह के गाजियाबाद और दिल्ली के 20 ठिकानों पर छापा मारे थे। आयकर विभाग ने खुलासा किया था कि यादव सिंह ने मायावती सरकार के दौरान अपनी पत्नी कुसुमलता, दोस्त राजेंद्र मिनोचा और नम्रता मिनोचा को डायरेक्टर बनाकर करीब 40 कंपनियां बना डाली और कोलकाता से बोगस शेयर बनाकर नोएडा अथॉरिटी से सैकड़ों बड़े भूखंड खरीदे। बाद में उन्हें दूसरी कंपनियों को फर्जी तरीके से बेच दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर भी सवाल उठा, क्योंकि उन्हीं के राज में यादव सिंह पर 954 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के आरोप लगे थे। हैरत है, इन सब की नाक के नीचे यादव सिंह ने 60 कंपनियां खड़ी कर दी, बंगले बना ली, करोड़ों का कैश जमा कर लिया। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यादव सिंह पिछली सरकार में इतना रसूख रखता था कि जूनियर होने के बावजूद अपने सीनियर अफसर के लेटर हेड पर साइन करके ठेके पास कर देता था। यादव सिंह पर आरोप है कि उसने यूपी के सबसे अमीर विभाग नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहते हुए कई 100 करोड़ रुपए घूस लेकर ठेकेदारों को टेंडर बांटे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के इंजीनियर रहते हुए यादव सिंह भी सभी तरह के टेंडर और पैसों के आवंटन में बड़ी भूमिका उनकी होती थी। जांच के दौरान पता चला है कि प्राधिकरण में हर ठेके में 5% घूस तय थी और घूस की इस रकम में चीफ इंजीनियर से लेकर वित्त नियंत्रक तक सारे अधिकारियों का हिस्सा भी तय था। जो कर्मचारी घूस की रकम इकट्ठा करता था उसे भी इसका इनाम पूरी ईमानदारी से मिलता था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक SMS के जरिए भी टेंडर दिए जाते थे। मायावती की 2003 में सत्ता से विदाई हुई तो मुलायम सिंह सत्ता में आ गए, लेकिन यादव सिंह की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी रिश्ता बना लिया और लखनऊ की सत्ता के गलियारों में उनकी पहुंच बनी रही। आरोप ये भी लगा कि नोएडा से लेकर आगरा तक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में यादव सिंह का दखल पड़ गया था। साफ है कि यूपी में काली कमाई का रास्ता नोएडा अथॉरिटी से होकर गुजरता है और तमाम अफसर इसी जुगत में लगे रहते हैं कि किसी तरह उनकी यहाँ पोस्टिंग हो जाए। अब योगी सरकार के आने के बाद इन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल यही है कि नई सरकार क्या इस काली दुनिया पर लगाम लगा पाएगी? आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जमीन की खरीद फरोख्त में कई बड़े लोगों की डील होते। यशपाल त्यागी के कनेक्शन बहुत तगड़े हैं और इसी के बल पर वो लगातार अपनी काली कमाई को बढ़ाता रहा और उसका काला कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी करता रहा। ये यशपाल त्यागी ही था जिसने नामी वकील प्रशांत भूषण और शांति भूषण को नोएडा में नियमों के फेरबदल कर जमीन अलॉट की थी। आप भी देखिए कैसे प्रशांत भूषण और उनके पिता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने जमीनों पर कब्जे किए। प्रशांत भूषण पर पहला आरोप। प्रशांत भूषण और उनके पिता शांति भूषण पर 20 करोड़ रुपए की जमीन केवल 1 लाख रुपए में खरीदने और करीब 35 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी का आरोप है। इलाहाबाद में एल्गिन रोड स्थित बंगले की पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने 2010 में हरिमोहन दास टंडन से अपने नाम सेल डीड कराई थी और पंजीकरण के लिए सहायक स्टाम्प आयुक्त के यहाँ अर्जी दी, लेकिन पूरी स्टाम्प ड्यूटी नहीं जमा करने के कारण रजिस्ट्री की कार्रवाई सहायक स्टाम्प आयुक्त ने रोक दी थी। पूरा स्टाम्प शुल्क नहीं जमा करने पर 2011 में इलाहाबाद के तत्कालीन सहायक स्टाम्प आयुक्त KP पांडे ने शांति भूषण के खिलाफ नोटिस जारी किया। तत्कालीन सर्किल रेट के अनुसार 1,34,14,930 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी शांति भूषण को अदा करनी थी, जो नहीं की गई। साल भर बाद 1 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी जमा की गई, लेकिन बाकी बची 34,14,930 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और 27 लाख के जुर्माने के खिलाफ शांति भूषण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्टाम्प विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाम्प विभाग के कदम को सही मानते हुए शांति भूषण को बाकी बची स्टाम्प ड्यूटी जमा करने के निर्देश दिए, लेकिन 27 लाख रुपए का जुर्माना माफ कर दिया। शांति भूषण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर स्टे दिया हुआ है। प्रशांत भूषण पर दूसरा आरोप। मामला यहीं खत्म नहीं होता। तथाकथित बुद्धिजीवी प्रशांत भूषण और उनके पिता शांति भूषण के खिलाफ यूपी के नोएडा में ऊंची कीमत वाली जमीन फार्म हाउस के लिए आवंटित किए जाने का मामला भी सामने आया। 2009 में शांति भूषण को उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की, जिसकी कीमत कई करोड़ है। आरोप है कि आवंटन की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई और ये भी नहीं बताया गया कि किस आधार पर ये जमीन दी गई।
प्रशांत भूषण पर तीसरा आरोप। प्रशांत भूषण की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में खरीदी गई जमीन भी विवादों में। प्रशांत भूषण को कुमुद भूषण शैक्षणिक सोसाइटी के लिए कांगड़ा जिले के पालमपुर कस्बे में 4.68 हेक्टेयर जमीन खरीदने की इजाजत मिली थी, लेकिन जिस उद्देश्य से जमीन खरीदने की अनुमति सोसाइटी को भू सुधार कानून की धारा 118 के तहत दी गई थी, उसकी शर्तों का पालन सोसाइटी ने नहीं किया और 2 साल के भीतर जमीन का उपयोग नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।